नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। राज्यसभा से भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2013 चर्चा के बाद पारित। भ्रष्टाचार के दोषियों को होगी 3 से 7 साल की सजा। 2 साल के भीतर मामलों का करना होगा निपटारा। लोकसभा में भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक ध्वनिमत से पारित। विदेश भागने वालों की संपत्ति जब्त करना होगा आसान। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर रोक के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने का दिया सुझाव। कहा, राजनीतिक दलों समेत सभी पक्षों से बातचीत कर सरकार निकाले समाधान। कानून मंत्री ने सभी से विचार विमर्श का दिया भरोसा। अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को सख्त कदम उठाने के दिए गए निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का लोकसभा में बयान। जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस का सदन से वॉकआउट। लोकसभा में कल एनडीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। बीजेपी, टीडीपी, कांग्रेस समेत कई दलों ने सांसदों को जारी किया व्हिप। सरकार ने सदन में बहुमत का किया दावा। और एयरसेल मैक्सिस केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के खिलाफ सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। पद और सत्ता के गलत इस्तेमाल का आरोप। पूरक चार्जशीट में कार्ति चिदम्बरम समेत 18 आरोपियों के नाम। और आइए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने हिंसा फैलाने के लिए सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने का सुझाव दिया है। उन्होंने सरकार से इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सभी संबंधित पक्षों से बातचीत करने की अपील की है। तमाम दलों के सदस्यों ने शून्यकाल के दौरान राज्यसभा में सोशल मीडिया के दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए इसे गंभीर मसला बताया। इसके बाद ही सभापति ने ये सुझाव दिए। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग की समस्या से निपटने के लिए राजनीतिक दलों समेत सभी पक्षों के साथ विचार विमर्श करने पर सहमति जताई है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर गंभीर चिंता जताते हुए इसे संवेदनशील मामला बताया। उन्होंने केंद्र सरकार को इस मसले पर राजनीतिक दल समेत सभी पक्षकारों से चर्चा कर राष्ट्रीय नीति बनाने का सुझाव दिया। This issue of misuse of the social media is a larger issue and also a sensitive and serious issue. We can't come to conclusions on one side, and you can't take unilateral action also. The moment government does something, then there will be criticism and also opposition. And then at the same time, can you allow this situation to go on? What is happening? So keeping this in mind, I can only suggest to the government to hold discussions with all the stakeholders, including political parties, and then try to evolve a national policy, because this will have international ramifications also. इससे पहले जेडीयू सांसद हरिवंश ने शून्यकाल के दौरान सोशल मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अफवाह से लोगों की जान जा रही है। उन्होंने हालात से निपटने के लिए सरकार से सख्त कानून बनाने की मांग की। कभी गौ हत्या, कभी बच्चा चोरी, कभी उन्माद की अफवाह, फिर भीड़ तंत्र का अराजक होना, इसका समाधान क्या है? 2 ही रास्ते हैं, कानून और तकनीक। आज तकनीक की दृष्टि से इसको किस रूप में नियंत्रित किया जा सकता है और आप नियंत्रण में लाया जा सकता है, ये कोशिश होनी चाहिए। दूसरे सांसदों ने भी मॉब लिंचिंग और अफवाहों के बाद होने वाली हिंसा पर चिंता जाहिर की। So I would urge upon the government that since the matter is posted on 20th of August, before that or at the earliest convenience, the government should come up with a comprehensive legislation before both the houses of parliament. What is happening in the current period in our history
in the name of cow terror attacks, in the name of love jihad attacks, in the name of interfaith marriages, fighting against them, violence has been unleashed. केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सदन को भरोसा दिलाया कि इस मामले में सरकार गंभीर है और सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। I don't want to name a group, sir. I have already issued notice to him. If you are equally responsible for your technological platform, if it is being used in large number for abuse, they have reverted to me. They are also educating, sir. We are taking, but this session I take on board, sir. Right. I will hold a consultation. केंद्र सरकार ने इस मसले पर सभी पक्षों से बातचीत करने के लिए भी सहमति जताई है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस अहम मसले पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। और सर, आज जैसे कि राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी इस पर गहरी चिंता जताई है और सरकार को ये सलाह दी है, सुझाव दिया है कि इस पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाए। कितना अहम है ये मसला और सचमुच ही कितनी चिंता का विषय है, क्योंकि आज हर शख्स इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा है और इसका जो नेगेटिव असर है हम ज़्यादा देख रहे हैं, अफवाहों से लोगों की जान तक जा रही है। मैं समझता हूँ कि कोई भी शिक्षित नागरिक इस देश में इस समय ऐसा नहीं है जो इससे चिंतित ना हो। तो ये केवल कुछ लोगों के, सांसदों के या माननीय सभापति की चिंता का ही प्रश्न नहीं है। मैं समझता हूँ कि सारा देश, प्रबुद्ध देश इस पर चिंतित है। हम और आप भी चिंतित हैं, जिसके भी बच्चे हैं, जिसके भी जो भी किसी रूप में देश से जुड़ा है। तो एक बहुत गहरी समस्या है, बहुत व्यापक समस्या है। और ऐसा नहीं है कि अफवाहों के आधार पर पहले लिंचिंग नहीं होती थी, पहले हत्याएं नहीं होती थी। भीड़ अनियंत्रित भीड़, चाहे वो चुड़ैल और उनके नाम पर हो, चाहे वो बच्चा उठाने वालों को लेकर अफवाह अगर फैल जाए, तो पहले ये होती रही हैं, जिसे हम लिंचिंग कहते हैं। लेकिन अभी इस सोशल मीडिया ने, चूँकि अब ये हर एक इंसान के पास लगभग पहुंच गया है, उसने उसको 1000 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है। और कुछ नए कारण भी उसमें जुड़ गए हैं, जिसके पीछे जातिगत, धर्मगत या कुछ और इस तरह के विद्वेष, द्वेष और जानबूझकर भड़काई जाने वाली भावनाएं भी शामिल हैं। तो अब ये एक सचमुच बहुत बड़ी विकराल समस्या हो गई है और इसका कब कौन शिकार हो जाएगा ये कोई नहीं जानता। हम और आप और कोई भी हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि सदस्यों ने जो आज बात उठाई वो बहुत गंभीर चिंता है, सही उठाई उन्होंने। और जो उपराष्ट्रपति जी ने जो सुझाव दिया सरकार को, वो बहुत सही है, समीचीन है और बहुत सामयिक है। क्योंकि अब सचमुच ये समस्या ऐसी उस स्तर पर पहुँच गई है कि सरकार को सभी पक्षों से बात करके एक समझ बनानी पड़ेगी और उसके बाद एक नीति बनानी पड़ेगी ताकि उसको कम किया जा सके। तो मुझे आशा है कि अब चूँकि और सरकार ने आश्वासन भी दिया है, तो ऐसा वो करेगी। ये कठिन है काम, क्योंकि ये तकनीक सबको आज़ाद कर देती है और उस पर हर एक व्यक्ति के लिखने पर कोई आप और आगे फॉरवर्ड करने पर कैसे कोई रोक लगेगी, ये बहुत जटिल प्रश्न है, तकनीकी प्रश्न है। लेकिन इस पर कोई एक समझ और एक दृष्टि हो, राष्ट्रीय दृष्टि हो और नीति हो, उसके आधार पर कुछ तो हमें तरीके बनाने पड़ेंगे कि किसी हद तक इस पर नियंत्रित किया जा सके। जी बिल्कुल, चूँकि सरकार इसको लेकर पहले भी कई कदम उठाती रही है, चाहे व्हाट्सएप का दुरुपयोग हो, उसे लेकर उसे चेतावनी जारी की जा चुकी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि नीतियों के स्तर में अभी कुछ कमियां हैं या फिर उसे और बनाने की ज़रूरत है कि ताकि सोशल मीडिया का दुरुपयोग ना हो, या इसके अलावा लोगों में भी अवेयरनेस फैलाने की उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अफवाहों पे ध्यान ना दे जब तक उसकी पुष्टि ना हो, उस खबर की सत्यता की पुष्टि ना हो? ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, कोई भी एक चीज़ ज़रूरी नहीं है। ज़रूरत सबसे पहले अब इस बात की है कि एक समग्र दृष्टि और समग्र समझ हमारे विकसित हो, जिसमें ये सारे तत्व आ जाएं और उसके आधार पर ही फिर रणनीतियाँ बने। जो अलग अलग तरह के अपराधों को, हम पहले अपराधों को भी अलग करना देखें, हमको सबको हम एक ही लाठी से हाँकेंगे तो बात नहीं बनेगी। किन कारणों से लोग करते हैं, वो कारण कैसे पैदा होते हैं, क्या उन कारणों पर, उन लोगों पर जहाँ जानबूझकर कुछ फैलाया जा रहा है, क्या उनको हम चिन्हित कर सकते हैं, क्या उनके लिए हम कानून बना सकते हैं, दंड निर्धारित कर सकते हैं। जहाँ केवल अज्ञान के कारण या केवल एक डर के कारण चीज़ें हैं, तो वहाँ पर कैसे किया जाए, तो वहाँ पर ज़मीन पे काम करना पड़ेगा। तो ये जो भी रणनीति बनेगी वो एक उसका एक तकनीकी पक्ष होगा, जैसा जो होगा ही, और एक सामाजिक पक्ष होगा और एक राजनीतिक पक्ष होगा।
तो इन सारे पक्षों को मिलाकर एक समझ बनाकर तब रणनीति जो बनेगी, मुझे लगता है कि वो कारगर होगी। बिल्कुल। सर, जैसा कि आपने पहले भी कहा कि ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण भरा काम है, मुश्किल है कि बहुत कठिन है। हर एक शख्स, चूँकि वो एक पर्सनल अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे बैठा है और कुछ बात कर रहा है, उस पर नियंत्रण कैसे होगा? वो जो कह रहा है उसमें कितनी सत्यता है, वो झूठ का प्रोपेगेंडा किस तरीके से सच में बदलकर उसे फैला रहा है, सब चीज़ों को संभालने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की या व्हाट्सएप, फेसबुक के जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं, उनके साथ किस तरीके से एक सामंजस्य बनाना होगा या बात करनी होगी, एक चुनौतीपूर्ण काम है। मैं समझता हूँ कि ये समस्या किसी न किसी रूप में और मात्रा में हर दुनिया की हर सरकार और समाज के सामने है, क्योंकि ये वैश्विक तकनीक है जाहिर तौर और इन सारे मंचों का, तकनीकी मंचों का सारी दुनिया में प्रयोग हो रहा है और सब जगह उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। तकनीक का सदुपयोग भी होता है और दुरुपयोग भी होता है, तो हम उसको केवल सदुपयोगी बनाए रखें और उसका कोई दुरुपयोग ना हो, ना तो ऐसा कोई कानून है आज तक बना है, ना कोई ऐसी तकनीक है, ये संभव नहीं है। ये तकनीक की अपनी प्रकृति है, टेक्नोलॉजी की, अविज्ञान की भी एक हद तक। तो इसमें कुछ रणनीतियाँ, जैसे अब जो इसको बनाने वाली कंपनियां हैं, जिन्होंने, जहां से ये टेक्नोलॉजी आ रही है, अब ट्विटर ने अपनी नीतियों में परिवर्तन किया है वैश्विक स्तर पर, फेसबुक ने अपनी नीतियों पर परिवर्तन किया है, जब बहुत सख्त आलोचना हुई, जब उसका बहुत नुकसान होने लगा, तो अब वो अब सरकारें भी सोच रही हैं, भारत सरकार ने भी एक कोशिश की कि पहले तो मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग चाहिए और तकनीक चाहिए कि जैसे ही कोई चीज़ आए, वो अगर पकड़ में आ जाती है, एक तंत्र हमारे पास ऐसा है जिसमें तकनीक और लोग शामिल हैं कि कोई भी विस्फोटक या गलत जानकारी या जिसका दुरुपयोग हो सकता हो, ऐसी कोई बात, जानकारी, अफवाह, असत्य, झूठ, सत्य, जो कुछ भी सामने आए, आते ही वो पकड़ में आ जाए और उसको वहीं रोका जा सके, फैलने से रोका जा सके, तो ये काफ़ी हद तक वो। और साथ ही कहीं ना कहीं लोगों में भी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि वो इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे आई हुई चीज़ों पे तुरंत विश्वास करके उस पर तुरंत रिएक्ट ना करें। बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए, हमसे इस पूरी बातचीत के लिए। तो इसी के साथ पहली खबर में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अथैया अकादमी अवार्ड अपने नाम करने वाली पहली भारतीय महिला। सिने उद्योग की इस सफलतम ड्रेस डिजाइनर ने किए हैं करीब 130 फिल्मों के कॉस्ट्यूम तैयार। 1956 में फिल्म सीआईडी से करियर का आगाज किया और 1982 में रिचर्ड एटनबरो की गांधी के लिए जीता ऑस्कर। 1991 में फिल्म लेकिन और सन 2002 में लगान के लिए मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे अगली खबर का। काफी समय से लंबित रहे भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2013 को आज राज्यसभा की मंजूरी मिल गई। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस विधेयक को भ्रष्टाचार से निपटने में बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि इसमें पहली बार रिश्वत लेने वाले को भी सजा के दायरे में लाया गया है। लोकपाल की नियुक्ति के मसले पर उन्होंने ये साफ किया है कि सरकार ने लोकसभा में नेता विपक्ष की जगह सबसे बड़े दल के नेता को शामिल किया है और नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। बिल लोक सेवकों को रिश्वत देने वाले को भी आरोपी मानकर उसके खिलाफ सजा, जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जिससे झूठे आरोपों पर लगाम लगेगी। साथ ही अधिकारी निर्भय होकर काम कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि रिश्वत देने वाले को अब अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए 7 दिनों की बजाय 15 दिनों का वक्त मुहैया कराने पर सरकार सहमत है। If we allow, because that is, to my wisdom, I think would not be fair to include. If we allow that provision of preliminary inquiry at random, then in certain cases, instead of checking corruption, it may add to corruption. Bribe taken under coercion and protection and attachment of property. The two more suggestions. As far as the attachment of property is concerned, of course, the PMLA has found an extension, but there was an apprehension which could have a merit.
that now since you have a special judge or a special person looking after that, which would be an executive authority, and that may possibly misuse sometimes, may or may not, but hypothetically there is a point. Whereas earlier it was confined to the session judge. We have agreed to incorporate that. भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2013 के प्रावधानों पर नजर डालते हैं। विधेयक में भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध की श्रेणी में लाने का प्रस्ताव है। इसके तहत सजा की अवधि 5 साल से बढ़ाकर 7 साल किया गया है। अब न्यूनतम 6 माह के बजाय 3 साल और अधिकतम 5 साल की बजाय 7 साल सजा होगी। 7 साल की सजा होने पर भ्रष्टाचार गंभीर अपराधों की श्रेणी में आ जाएगा। भ्रष्टाचार के मामलों के जल्द निपटारे के लिए 2 साल की समय सीमा तय करने का भी प्रावधान है। कुर्की का अधिकार जिला अदालत की बजाय सुनवाई अदालत यानी विशेष जज को सुपुर्द करने का प्रावधान है। सरकारी कर्मचारियों का जानबूझकर रईसी का दिखावा आपराधिक कदाचार माना जाएगा और बेहिसाब संपत्ति को अवैध रईसी का सबूत समझा जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उच्च शिक्षा में आरक्षण नीति को कमजोर करने की कोशिश नहीं की जा रही है। उन्होंने दोहराया कि केंद्र अनुसूचित जातियों के लोगों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। शून्यकाल के दौरान सदस्यों की ओर से उच्च शिक्षा में आरक्षण का मुद्दा उठाए जाने के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री की ये प्रतिक्रिया आई। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने शून्यकाल के दौरान उच्च शिक्षा में आरक्षण का मुद्दा उठाया। यूजीसी के हालिया आदेश का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी और एसटी के आरक्षण को खत्म करने की तैयारी की जा रही है। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद और बीएसपी के अशोक सिद्धार्थ ने भी रामगोपाल यादव की बातों का समर्थन किया। यूजीसी ने 5 मार्च 18 को एक विभागवार रोस्टर का आदेश दिया, 13 पॉइंट रोस्टर। पहली, दूसरी, तीसरी जो पोस्ट होगी वो अनरिजर्व्ड होगी, चौथी ओबीसी को होगी, 5वीं 6वीं अनरिजर्व्ड होगी, 7वीं शेड्यूल कास्ट को होगी, 8वीं ओबीसी को होगी, 9वीं 10वीं 11वीं अनरिजर्व्ड होगी, 12वीं ओबीसी को होगी और 13वीं अनरिजर्व्ड होगी। मतलब ये हुआ कि इन 13 सीटों में 9 अनरिजर्व्ड होंगी और 4 जो हैं उनमें 3 ओबीसी और 1 एससी का उम्मीदवार होगा। एसटी कभी कोई रिजर्वेशन इसके बाद नहीं एसटी को मिल सकता। और अभी नई जो गाइडलाइंस हैं यूजीसी की जो सर्कुलर है 5 मार्च 2018 ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री HRD, ईच डिपार्टमेंट इन ए यूनिवर्सिटी शुड बी treated as unit. Thus, if the number of posts per department is 1 or 2, no reserved posts will be available. उत्तर भारत में या दक्षिण भारत पूरे देश में एससी एसटी ओबीसी के छात्रों में रोष व्याप्त है। इससे पहले जब लागू हुआ था आरक्षण तब से लेके आज तक वैकेंसी नहीं आई, लेकिन जिस दिन से ये सर्कुलर आया, सर्कुलर से प्रतिदिन सर ये वैकेंसी आई है। हालांकि मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सदस्यों की आशंकाओं को दूर करते हुए कहा कि यूजीसी का सर्कुलर अदालत के आदेश के अनुरूप था। उन्होंने जानकारी दी कि सरकार ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षण पदों पर भर्ती पर रोक लगा दी है और इसकी वजह ये है कि आरक्षण में कटौती की अदालत के फैसले के खिलाफ सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर निर्णय लंबित है। अचानक सर्कुलर नहीं निकाला, इसको फोर्स हुआ एक तरह से, क्योंकि ये निर्णय कोर्ट का है और कोर्ट माने केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको कायम किया। हमने सभी संबंधित विभागों से चर्चा करके 2 SLPs दायर किया है। एक यूजीसी ने भी SLP दायर की है सुप्रीम कोर्ट में और एक SLP दायर किया है MHRD करके हमने भी किया है। तो ये 2 SLPs दायर की है। अब 13 अगस्त उसकी तारीख है।
मानव संसाधन विकास मंत्री ने ये भी साफ किया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को कोई आंच आने नहीं दी जाएगी। उन्होंने सदन में कहा कि आरक्षण नीति को बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नंबर 1, नंबर 2। लोकसभा में टीडीपी की ओर से लाए गए नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर कल चर्चा होनी है। इसको लेकर सत्ता पक्ष, एनडीए और विपक्षी दलों ने पूरी तरह कमर कस ली है। बीजेपी जहां सदन में 2/3 बहुमत का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस समेत विपक्षी दल भी पर्याप्त संख्या बल होने की बात कर रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, टीडीपी, शिवसेना समेत कई दलों ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। और लोकसभा में आज भगोड़ा आर्थिक अल्पावधि विधेयक 2018 ध्वनिमत से पारित हो गया। विधेयक में धोखाधड़ी और कर्ज लेकर विदेश भागने वाले आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार संबंधित एजेंसियों को देने का प्रावधान है। विधेयक से संबंधित अध्यादेश अप्रैल महीने में जारी किया गया था। मॉनसून सत्र के पहले दिन बुधवार को वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने विधेयक पर विचार और पारित किए जाने का प्रस्ताव किया था। भगोड़ा आर्थिक अपराध में उन अपराधों को शामिल किया गया है जिससे कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी विदेश भाग जाते हैं। कोर्ट से भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद ऐसे आरोपियों की पूरी संपत्ति जब्त कर नीलाम की जाएगी। साथ ही उसकी बेनामी संपत्तियां भी जब्त कर ली जाएंगी। इसके अलावा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के गठन का प्रस्ताव है। विधेयक में कई सख्त प्रावधान हैं। जब तक मामले का फैसला नहीं हो जाता, आरोपी इसे चुनौती नहीं दे सकता। इसके प्रावधान नए के साथ पुराने आरोपियों पर भी लागू होंगे। बकाया राशि की तेज वसूली के लिए विशेष कोर्ट का गठन किया जाएगा। बिल में आर्थिक अपराधी की सूची होगी। इसके दायरे में 100 करोड़ से ऊपर के घोटाले या धोखाधड़ी के मामले आएंगे। ये विधेयक कानून बनने के बाद अध्यादेश की जगह लेगा। ये ऑर्डिनेंस लाना इसलिए जरूरी था कि ये कार्रवाई रुके ना, ये कार्रवाई थमे ना, और ये मैसेज जाए कि भारत सरकार अब एकदम सीरियसली, नई सरकार आई है, काले धन के ऊपर प्रहार हो रहा है, और एक सीरीज ऑफ मेजर्स में ये एक मेजर लिया गया कि ऐसे जो भी केसेस हैं जहां ऑफेंडर्स भारत की सीमाओं को छोड़ के चले जाते हैं, इनको इनकी संपत्ति को जब्त करने का कानून लाया जाए। इसलिए इसको ऑर्डिनेंस के रूप में हमने पास किया। तो अगर कोई आज भगोड़ा है और बाहर रहता है तो इज ऑलरेडी अ फ्यूजिटिव, ही इज रनिंग अवे फ्रॉम इंडियन लॉ, और वो भी सेक्शन 3 के द्वारा इस कानून में कवर हो जाते हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा है कि देश के कई हिस्सों में भीड़ के द्वारा लोगों को पीट कर मार डालने की घटनाएं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं और चिंता का विषय हैं। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस सदस्य केसी वेणुगोपाल की बात का जवाब देते हुए राजनाथ सिंह ने इन घटनाओं की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर झूठी खबरों के कारण ऐसी हिंसक घटनाएं हो रही हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं होती हैं वो अफवाहों के आधार पर होती हैं। फेक न्यूज़ के कारण भी ऐसी घटनाएं होती हैं। गृहमंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों की ऐसी घटनाओं से सख्ती से निपटने की जिम्मेदारी है। गृहमंत्री ने कहा कि जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो वे संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें कड़ी कार्रवाई करने को कहते हैं। गृहमंत्री ने सदन को जानकारी दी है कि अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को चेक एंड बैलेंस का निर्देश दिया गया है। सोशल मीडिया सेवा प्रदाताओं से फर्जी खबरों पर रोक लगाने की व्यवस्था करने को कहा गया है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के बाद ज्यादातर सत्ता में रहने के बावजूद गांव में बिजली न पहुंचाने के लिए कांग्रेस की आलोचना की है। आज दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार न केवल विद्युतीकरण पर ध्यान दे रही है बल्कि पूरे देश में बिजली वितरण प्रणाली में सुधार कर रही है। नमस्ते।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे देश में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। उस लाइसंग गांव के लोगों से ही मैं प्रधानमंत्री ने कहा कि हर गांव में बिजली पहुंचाने के बाद अब सरकार हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य पूरा करने में जुटी है और दुर्गम इलाकों के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है। घरों में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को तय समय सीमा में पूरा करने के लिए आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कम से कम समय में लोगों के घर तक बिजली पहुंचे, इसके लिए गांवों में कैंप भी लगाए जा रहे हैं, जहां मौके पर ही सारी प्रक्रिया पूरी कर नए कनेक्शन स्वीकृत किए जा रहे हैं। ऐप के जरिए बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के 70 साल बाद भी कांग्रेस की पिछली सरकार पूर्वी भारत के 18,000 गांवों तक बिजली नहीं पहुंचा पाई। कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 2009 तक देश के हर गांव में बिजली पहुंचा देंगे वादा किया था। कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष ने तो इससे आगे एक कदम और आगे बढ़ाते हुए 2009 तक हर घर में बिजली पहुंचाने की बात कही थी। उस समय वादे पूरे नहीं हुए। इस मौके पर योजना के लाभार्थियों ने गांव में बिजली पहुंचने से उनके जीवन में आए बदलाव के बारे में बताया। जैसे हमारे घर में बहुत सारी परेशानियां आई, जैसे हम लोग को बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, हम लोग खाना नहीं बना पाते थे, खाना बनाने मतलब जाते तो हम लोग का हाथ भी जल जाता और कीड़ा मकोड़ा पड़ जाता, घर में डांट भी सुनना पड़ता था। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की विकास यात्रा में 28 अप्रैल 2018 ऐतिहासिक दिन के रूप में याद किया जाएगा। इस दिन मणिपुर के केलीसांग गांव में बिजली पहुंचने के साथ ही 100% गांवों में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एयरसेल मैक्सिस केस में दाखिल पूरक चार्जशीट में सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को भी आरोपी बनाया है। इस मामले में पूर्व वित्त मंत्री के बेटे कार्ति चिदम्बरम पहले से ही आरोपी हैं। अब इस मामले में पूर्व मंत्री पी चिदम्बरम समेत कुल 18 आरोपी हैं, जिसमें कुछ वर्तमान और रिटायर्ड सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।